हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन की क्लास। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो निम्मी के क्वेश्चन हैं, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरीके से डे बाय डे अपनी क्लास में। आज पहली क्लास है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए, यहाँ पर एक पार्ट्स को दर्शाया गया है। इसमें जो एक्स के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है, इसको हम लोग को बताना है इस पार्ट्स का नाम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस पूरे पार्ट्स का नाम है कम्यूटेटर। इस पूरे पार्ट्स का क्या नाम है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। तो आप लोग इसको हिंदी में बोलते हैं दिक् परिवर्तक। क्या बोला जाता है? दिक् परिवर्तक। देखिए, इसका काम क्या होता है। डीसी जनरेटर में एसी उत्पन्न होती है, उस एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वो होता है कम्यूटेटर। यही होता है पार्ट्स, इसको बोला जाता है कम्यूटेटर। अब आइए क्वेश्चन पर कि एक्स के रूप में जो दर्शाया गया है यहाँ पर कम्यूटेटर का जो ये उभरा हुआ भाग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, राइजर का मतलब होता है उभरा हुआ भाग। तो कम्यूटेटर का जो पार्ट्स है इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर का राइजर। कम्यूटेटर का उभरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर राइजर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए कौन कौन से दिए गए? आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर राइजर, कम्यूटेटर खंड। तो कम्यूटेटर खंड की बात किया जाए तो देखिए, ये जो है कम्यूटेटर के खंड, कम्यूटेटर के सेगमेंट्स जो कि माइका के द्वारा अलग किए गए होते हैं। ब्रश है नहीं, आर्मेचर कोर है नहीं, तो ये कौन सा पार्ट से हमने बताया? उभरे हुए भाग को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर राइजर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? और एक फिगर आप लोग को दर्शाया गया है, चित्र दर्शाया गया है। याद रखिएगा, दो तरीके का कनेक्शन बनाया जाता है डीसी जनरेटर में। तो हम लोग बात करेंगे इसका क्या नाम है जो हम लोग को दर्शाया गया है। देखिए, ये होता है आर्मेचर। आर्मेचर से इस तरीके से कनेक्शन दर्शाया जाता है। यहाँ पर वाइंडिंग कनेक्ट की गई होती है और एक वाइंडिंग शंट वाइंडिंग इस तरीके से कनेक्ट की गई होती है। तो एक कनेक्शन तो ये हो गया। यहाँ पे हो गया लोड, आर्मेचर से करंट निकलेगी, ये लोड पर जाएगी, कुछ शंट वाइंडिंग में जाएगी। इस तरीके से एक कनेक्शन होता है। और एक कनेक्शन जो होता है ये होता है आर्मेचर। आर्मेचर से ही इस तरीके से एक वाइंडिंग यहाँ कनेक्ट हो जाती है और एक वाइंडिंग इस तरीके से कनेक्ट होती है और यहाँ होता है लोड। तो दो तरीके का ये कनेक्शन है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये वाला कनेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट। और ये वाला जो कनेक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग शंट। देखिए, ये जो शंट वाइंडिंग है इसकी लॉन्ग है तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग शंट, और ये वाला जो है इसको बोलेंगे शॉर्ट शंट। तो आप लोग कनेक्शन को देखिए, यहाँ से आर्मेचर से इस तरीके से यहाँ पे एक वाइंडिंग कनेक्ट है, जैसा कि यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये वाला जो कौन सा है? लॉन्ग शंट का है। एक चीज़ तो क्लियर होगी, लॉन्ग शंट का है। अब हम लोग ये क्लियर करेंगे कि ये डिफरेंशियल है कि कंपाउंड है। तो देखिए, लॉन्ग शंट में डिफरेंशियल है कि कंपाउंड, इसको जानने के लिए आप लोग जानिए, एक होता है फ्लक्स। फ्लक्स जो होता है, जैसे ये शंट वाइंडिंग है और ये सीरीज वाइंडिंग है। ये देखिए, ये सीरीज वाइंडिंग है, ये शंट वाइंडिंग है। यहाँ पे क्या होगा कि फाई बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस ई हो गया। फाई एस ई क्या है? सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स है। एस एच क्या है? शंट वाइंडिंग का फ्लक्स। अगर दोनों जुट जाएगा आपस में तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कम्यूलेटिव कंपाउंड है। कम्यूलेटिव का मतलब होता है जुड़ना। और अगर फाई बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस सी हो गया, दोनों आपस में घट गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब घटना। अब आइए क्वेश्चन पर। तो आप लोग को एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ये कौन सा सिंबल है? लॉन्ग शंट जनरेटर का है, जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है। अब देखिए, डिफरेंशियल है कि कम्यूलेटिव, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये वाला एरो किधर है? इधर है। ये वाला जो एरो है यहाँ पर इस वाइंडिंग में इधर है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इस तरीके से। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का फ्लक्स जो है वो घट रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का फ्लक्स क्या हो रहा है? घट जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशियल। तो आप लोग बता सकते हैं इस फिगर को देखकर कि लॉन्ग शंट है और डिफरेंशियल है। तो अब आइए ऑप्शन पर देखते हैं कौन सा है। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कॉर्कस्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और एक ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब आइए क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन में पूछा गया डीसी जनरेटर में, देखिए एक होता है डीसी मोटर और एक होता है डीसी जनरेटर। याद रखिएगा, आप लोग को हम पूरा कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे ताकि आप लोग को क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट होती रहे, ताकि आप लोग क्वेश्चन को भूलें नहीं। देखिए डीसी मोटर में हमेशा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल उपयोग होगा और डीसी जनरेटर में हमेशा फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल उपयोग होगा, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम, वो लगेगा डीसी जनरेटर में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगेगा डीसी मोटर में। अब आइए क्वेश्चन पर, डीसी जनरेटर की बात किया है। देखिए डीसी जनरेटर है तो इसमें क्या लगेगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डीसी जनरेटर है, उसमें क्या करना है, ईएमएफ की दिशा ज्ञात करना, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं। तो इसकी हम लोग को डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए किस नियम का उपयोग करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसका ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए डीसी जनरेटर में क्या होता है, जो ईएमएफ मिलता है उसका फार्मूला होता है ई बराबर, या हम लोग लिखते हैं ईजी बराबर, जनरेटेड ईएमएफ जो होता है ईजी से लिखते हैं, वो होता है पी 5ZN/60A। ये फार्मूला होता है स्टैंडर्ड फार्मूला। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, P5ZN/60 है, वो दिया हुआ है देखिए ऑप्शन नंबर सी में, P5ZN/60A, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जनरेटेड ईएमएफ का डीसी जनरेटर में। अगला क्वेश्चन, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या एक डीसी मोटर में। अब देखिए डीसी मोटर में क्या होता है, जो ईएमएफ होता है वो होता है बैक ईएमएफ ईबी। ये क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो ईबी बराबर क्या होता है, V माइनस IaRa। ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ईबी बराबर V माइनस IaRa। ये होता है मोटर में, वो होता है जनरेटर में ईजी बराबर P5ZN/60 है, ये होता है ईबी बराबर V माइनस IaRa। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ईबी बराबर V माइनस IaRa वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे एक पार्ट्स को दर्शाया गया है, हम लोग को बताना इस एक्स के रूप में जो इसे दर्शाया गया है इसका क्या नाम है। देखिए एक पार्ट्स होता है, जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो इस तरीके से एक पार्ट्स आता है, उसका नाम होता है, अभी हम बताते हैं, देखिए इस तरीके से एक सिंबल आता है। तो यहाँ पे पोल कोर होता है, ये क्या है, पोल कोर, जिस पर हम वाइंडिंग कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, पोल कोर। इस पर क्या किया जाता है, वाइंडिंग। और देखिए ये क्या होता है, पोल शू, ये क्या है, इसका नाम होता है पोल शू। ऐसा ही सिंबल आप लोग को दर्शाया गया है। ये वाला क्या है, ऊपर का पार्ट्स, ये है पोल कोर, और ये वाला जो पार्ट्स दर्शाया गया ये क्या है, पोल शू। तो आप लोग समझ गए होंगे, यही सिंबल है। तो इस तरीके से हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं बनाकर। तो यहाँ पे जो ये पार्ट्स है क्या है, इसका नाम है पोल शू, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस पोल शू का क्या काम होता है, यहाँ पे जो वाइंडिंग किए हैं पोल कोर पर, देखिए यहाँ से आकर यहाँ पर रुक जा रहे हैं, इसका शेप इस तरीके से बनाते हैं कि यहाँ पर रुक जाए। तो पहला काम इसका ये होता है कि ये पोल कोर को जो वाइंडिंग होती है उसको सहारा देती है। दूसरा काम ये होता है कि इसका शेप इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे होता है आर्मेचर। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन आएगा तो पढ़ेंगे, इसमें जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो एक समान हो, इस तरीके से हम लोग इसका शेप बनाते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट्स दर्शाया गया ये क्या है, पोल शू। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, डीसी जनरेटर का क्या नाम है। क्वेश्चन को याद रखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। अब एक सिंबल आप लोग को दर्शाया गया, ये सिंबल ये है, बताना है कि डीसी जनरेटर का नाम है क्या। देखिए डीसी जनरेटर दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब होता है कि उसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से कोई एक्साइटेशन नहीं दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ एक्साइटेड। अगर हम लोग अलग से उसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन देते हैं, कोई सोर्स देते हैं, कोई बैटरी से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो क्वेश्चन जो दिया गया है कि डीसी जनरेटर का क्या नाम है और सिंबल ये दर्शाया गया। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, डीसी सोर्स यहाँ पे दर्शाया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, ये देखिए फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे दर्शाई गई है, इसको हम लोग अलग से डीसी सोर्स दे रहे हैं। यहाँ पर अलग से जब डीसी सोर्स दे रहे हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, अलग से उत्तेजित जनरेटर, क्योंकि अलग से जब सप्लाई दे रहे हैं तो अलग से उत्तेजित जनरेटर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर या यौगिक जनरेटर। ये सभी क्या है, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं।
इसको अलग से सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। यहाँ पे सेपरेटली में क्या करते हैं, सेपरेट मतलब अलग से डीसी सोर्स देना होता है किसको, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन देना पड़ता है फ्लक्स का निर्माण करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर आप लोग देखे होंगे, जैसे शादी में जाते हैं आप लोग तो देखे होंगे, लाइट चली गई तो जनरेटर होता है। जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, लाइट चली गई हैंडल लगा करके घुमाते हैं। तो हैंडल लगा करके जब घुमा रहे हैं तो घुमाने वाली जो एनर्जी उसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो इस यांत्रिक ऊर्जा को हमने दे दिया जनरेटर में। जब हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो हमारा क्या होता है, आर्मेचर घूमता है, शाफ्ट के द्वारा जब घुमाते हैं तो आर्मेचर घूमता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र एन और एस होता है। तो इसके बीच में जब हमारा यांत्रिक ऊर्जा देकर, मैकेनिकल एनर्जी देकर घुमाते हैं हम लोग आर्मेचर को, आर्मेचर में होता है कंडक्टर। तो जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूमता है तो एक नियम होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बोलते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये नियम ये बताता है कि जब कोई भी, जैसे कि हमारा चालक है कंडक्टर, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे अगर एन और एस के बीच में, तो क्या होता है, कंडक्टर में एक ईएमएफ मिल जाता है। तो ये होता है जनरेटर का नियम। तो और जब ईएमएफ मिल जाता है तो ईएमएफ का मतलब क्या होगा, यहाँ से हम लोग को करंट मिल गई, अब हम लोग अपना पंखा लाइट जो भी चलाना होता है चला लेते हैं। तो हमारे कहने का बस मतलब इतना ही था कि यांत्रिक ऊर्जा हमने दे दिया, मैकेनिकल एनर्जी हमने दे दिया। जब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी दे दिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये मिल गई, धारा के रूप में जो एनर्जी मिली ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को बदला जाता है, हमने क्या दिया, यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसी को तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया है कि जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। देखिए एक फील्ड दर्शाई गई, हम लोग को बताना है कि इस फील्ड का नाम क्या है। ऑप्शन पे पहले आते हैं हम लोग, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। देखिए शॉर्ट शंट क्या होता है, लॉन्ग शंट क्या होता है, अभी हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर हम लोग कनेक्शन दिया होता पूरा आर्मेचर के साथ कि आर्मेचर से किस तरीके से कनेक्ट है, जैसे कि अभी एक कनेक्शन हमारा ये था, इस तरीके से वाइंडिंग कनेक्ट थी, यहाँ पर लोड था, तो एक कनेक्शन ये था और एक कनेक्शन ये था कि इस तरीके से हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर एक वाइंडिंग कनेक्ट किए थे। तो एक कनेक्शन ये था, अगर इस तरीके से कनेक्शन दर्शाया जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि देखिए ये शॉर्ट शंट है, ये लॉन्ग शंट है, हम लोग बता देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बस यहाँ पे देखना हम लोग को डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। तो अभी एक चीज़ हमने बताया, फाई बराबर अगर फाई एस एच प्लस फाई एस सी हो रहा है, शंट फील्ड वाइंडिंग का ये फ्लक्स है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग का, अगर दोनों जुड़ रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कम्युलेटिव है। कम्युलेटिव का मतलब ही होता है जुड़ना। और अगर क्या होता है, फाई बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस सी हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल है। ये क्या है, डिफरेंशियल, विभेदक जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल। तो अब आइए क्वेश्चन पर, देखिए यहाँ पे जो सिंबल दर्शाया गया है, फिगर चित्र जो दर्शाया गया है, एक का देखिए सिंबल इधर है, एरो अंदर है, और इधर जो एरो है इधर निकल रही है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या विभेदक यौगिक जनरेटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। अभी हमने क्या बताया, डीसी जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी हम लोग देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा शाफ्ट को घुमाकर, तो क्या होता है, आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, आर्मेचर जो होता है उसमें होता है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे कि तांबे की जो वाइंडिंग होती है वो होता है कंडक्टर। तो कंडक्टर होता है, चालक होता है, अब उसको हम लोग जब घुमाते हैं तो अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड। एन एस का मतलब होता है नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड की रेखाएं निकलती हैं वो साउथ पर पहुंचती हैं, एस पर, तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके बीच में जब हम लोग कंडक्टर को घुमा देते हैं तो क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बोला जाता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इस नियम के अनुसार एक ईएमएफ मिल जाता है, वहाँ पर एक ईएमएफ जो मिल गया उसी से हम लोग करंट मिल जाती है, और हम लोग जो भी उपकरण को चलाना होता है, बिजली, पंखा, लाइट जो भी जलाना होता है हम लोग जलाते हैं। तो कहने का हमारा मतलब क्या था, जनरेटर में जो नियम लग रहा है वो लग रहा है, कौन सा लग रहा है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो कार्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं लगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहाँ लगता है, मोटर में, डीसी मोटर में। कार्क स्क्रू नियम कहाँ लगता है, जहाँ हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा को निर्धारित करना होता है वहाँ लगाते हैं। यहाँ पे सिद्धांत की बात क्या है किसके, डीसी जनरेटर की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए फ्रेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, इसका उपयोग हम लोग डीसी जनरेटर में जरूर करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, जब हम लोग ईएमएफ की दिशा निकालना होगा। यहाँ पे पूछा है कि देखिए क्वेश्चन में ये पूछा है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को बताना है। तो सिद्धांत तो अभी हमने बताया क्या है, वो सिद्धांत होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है। देखिए गतिशील डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जनरेटर में जो ईएमएफ मिलता है वो होता है गतिशील। जहाँ पे कंडक्टर घूमेगा और ईएमएफ मिलेगा वहाँ हम लोग बोलेंगे ये गतिशील है। जैसे हम लोग का कंडक्टर आर्मेचर घूमता है जनरेटर में, तो यहाँ पे गतिशील रूप से ईएमएफ मिलता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर की क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में वहाँ पे वाइंडिंग फिक्स होती है, कंडक्टर घूमता नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है, एसी करंट दिया जाता है, तो वहाँ पर भी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, सापेक्ष गति, वहाँ भी ईएमएफ मिलता है। लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर में ईएमएफ होता है वो होता है स्टैटिक, जिसको बोलते हैं स्थिर रूप से होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन जनरेटर में आर्मेचर घूमता है तो यहाँ पे क्या होता है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब जो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर में मिल रहा है उसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है BLV साइन थीटा, BLV साइन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ BLV। देखिए ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर किस में दिया, BLV साइन थीटा दिया, ऑप्शन नंबर सी में। तो BLV साइन थीटा वोल्ट, इतना हमारा जनरेटेड ईएमएफ होता है डीसी जनरेटर में गतिशील रूप से। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। कार्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। याद रखिएगा यहाँ पे जो दाहिने हाथ की हथेली का नियम है और दिया वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहाँ लगता है, डीसी मोटर में। किस लिए लगता है, जो मोटर घूमती है उसकी दिशा निर्धारित करने के लिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, इसका उपयोग करते हैं हम लोग ईएमएफ की दिशा निर्धारित करना होता है जब डीसी जनरेटर में, तो हम लोग उपयोग कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करना है तो यहाँ पे लग जाएगा कार्क स्क्रू रूल, ऑप्शन नंबर ए। कार्क स्क्रू रूल क्या होता है, ये बोलता है कि जब हम लोग अपनी उंगलियों को चुंबक की धारा की दिशा में अगर हम लोग क्या करें, अंगूठे को कर लें, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी मुड़ी हुई उंगलियां दर्शाती हैं। जो उंगलियां होती हैं, अगर इधर अंगूठा कर लें हम लोग इस तरीके से, तो ये क्या होगा, अगर ये धारा की दिशा में, तो ये उंगलियां जो मुड़ेंगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करेंगे। ये होता है कार्क स्क्रू रूल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। देखिए एक पूरा पार्ट्स आप लोग को दर्शाया गया है, इस भाग का नाम क्या आप लोग को बताना है। देखिए पूरा बाहरी कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी डीसी मोटर जनरेटर का बाहरी कंस्ट्रक्शन होता है। ये जो दर्शाया गया है इसको हम लोग बोलते हैं आई बोल्ट। इससे क्या होता है, पकड़ के मशीन को उठा के कहीं और ले जाना होता है तो इसका उपयोग करते हैं। ये जो होता है टर्मिनल बॉक्स होता है, इसी में हमारा कनेक्शन होता है। यहाँ पे देखिए होल्स दर्शाए गए हैं, इससे क्या होता है ज़मीन पर इसी से माउंट किया जाता है, ज़मीन में स्थापित किया जाता है इसी तरीके से इसमें नट बोल्ट लगा करके। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन दर्शा दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं योक या फ्रेम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पूरे फ्रेम को, पूरे कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं योक या फ्रेम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 4 पोल की डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। कितना दिया, 4 पोल, पी बराबर दिया है नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4। जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते। देखिए यहाँ पे 2 तरीके की वाइंडिंग होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। याद रखिएगा लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जितने समांतर रास्ते होते हैं जिसको ए से लिखते हैं वो होते हैं पोल्स की संख्या के बराबर, जो कि पी होता है पोल्स की संख्या। और वेव वाइंडिंग में हमेशा जो समांतर रास्तों की संख्या होती है वो होती है 2। अब आ जाइए क्वेश्चन पर कि 4 पोल की डीसी जनरेटर है उसमें डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। देखिए लैप वाइंडिंग है तो कितने समांतर रास्ते होंगे, तो लैप वाइंडिंग में हमने क्या कहा, जितना समांतर रास्ता उतना पोल्स। तो 4 पोल है तो उतना 4 रास्ता भी होगा, ए बराबर पी बराबर 4। लेकिन एक कंडीशन और यहाँ पे दिया हुआ, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये 4 है ना तो इसको 2 गुना कर लीजिए, 2 गुना 4 गुना 8। यहाँ पे जो रास्ते हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। साइड एंड प्लेट्स, साइड एंड प्लेट्स क्या होती है, जैसे कोई डीसी मोटर जनरेटर है उसका जो दोनों साइड में प्लेट्स लगी होती है उसको हम लोग साइड एंड प्लेट्स बोलते हैं। पोल शू लेमिनेशन,
कम्यूटेटर खंड भी नहीं है। कम्यूटेटर खंड इस तरीके से होता है, इसमें बने होते हैं, उस माइका के द्वारा इंसुलेटेड रहते हैं। आर्मेचर कोर लेमिनेशन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है आर्मेचर कोर का लेमिनेशन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको पतली पतली पट्टियों में तोड़ करके लेमिनेटेड किया गया है। ऐसा करने से क्या होता है कि भंवर द्वारा हानि का मान कम हो जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यही था कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो ये आर्मेचर कोर के लेमिनेशन को दर्शा रहा है पूरा फिगर, याद रखिएगा आप लोग। कोर का लेमिनेशन करते क्यों है? एडी करंट लॉस या भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए। कोर के लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो 0.5 mm होती है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आप लोग के। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर क्लासेस पसंद आई हो तो अपने अपने दोस्तों में शेयर करिएगा क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा क्लास पसंद आई है या नहीं आई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा अगर क्लास आप लोग को लग रहा हो कि ज़्यादा स्पीड में पढ़ाई जा रही है, स्पीड को कम करना चाहिए या स्पीड को और थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, किस तरीके से आप लोग क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं, ये सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की ये पहली क्लास थी ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन की। ये सभी निम्मी के क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होंगे आप लोग के, यही सब क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं। तो कोशिश यही है कि सभी क्वेश्चन को सही से बता लिया जाए ताकि आप लोग को क्वेश्चन याद हो जाए, बिल्कुल याद हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग समझ कर पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन याद रहे। वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर भी बताया जा सकता था कि देखिए इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसे भी बताया जा सकता था क्लास लेने का। लेकिन सही ढंग यही होता है कि क्लास को समझाया जाए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो कोशिश यही थी कि क्लास आप लोग को समझ में आए। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।